गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम क्लास 10th रिटेल की लास्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फोर्थ जो है सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो प्रीवियस यूनिट्स में हमने फर्स्ट यूनिट में हेड कैशियर के बारे में रीड करा था। टेलीकॉम, रिटेल बिलिंग, होलसेल बिलिंग क्या होती है, पोज मशीन के क्या फीचर्स हैं। देन हमने स्टोर लेआउट्स के बारे में रीड करा था, डिज़ाइन लेआउट किस अकॉर्डिंग बनते हैं। देन मर्चेंडाइजिंग के बारे में कि मर्चेंडाइज़र के क्या रोल्स होते हैं एंड गुड्स को किस अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ हम सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग के बारे में रीड करेंगे कि सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में बता दूं तो सिक्योरिटी जो कॉन्सेप्ट है वो 1990s के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। वास्ट में शुरू से इम्प्लीमेंट था इंडिया में, बट 1990s के बाद वास्ट रोल इसके डेवलप हुए जिसमें क्लैरिफाई हुआ कि सिक्योरिटी के एक्चुअल रोल्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगी। सिक्योरिटी सिर्फ वो पर्सन नहीं होगा जिसने गेट पर ड्यूटी देनी है, सिक्योरिटी ने और भी बहुत ज़्यादा टास्क करने हैं। और हाउस कीपिंग के बारे में अगर हम रीड आउट करें तो हाउस कीपिंग हाउस को क्लीन करना। जैसे स्टोर में आप कब मर्जी विजिट कर लो, वहाँ के फ्लोर्स, वहाँ के एरिया बहुत नीट एंड क्लीन होता है, चाहे जितना भी पुराना स्टोर हो। वो प्रॉपर हाउस कीपिंग की हेल्प से ही सक्सेसफुल है, पॉसिबल है। तो सिक्योरिटी जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1990s के बाद हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस करी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी शुरू हुई थी। उसके बाद सिक्योरिटी स्टार के रोल्स क्लियर हुए थे जब इंटरनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। देन इसके रोल्स क्लैरिफाई हुए। तो फर्स्ट सेशन जो इसमें है हमारा वो है सिक्योरिटी पॉइंट इन डिटेल स्टोर। बेसिकली कौन कौन से सिक्योरिटी पॉइंट्स इन डिटेल होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के वर्क क्या होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अपकमिंग स्लाइड में वो है सिक्योरिटी पॉइंट्स इन अ रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में सिक्योरिटी के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्या डिस्कस करना है। इसमें बेसिकली 4 पॉइंट्स होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के। फर्स्ट है प्रिवेंशन, सेकंड डिटेक्शन, थर्ड इंटरफ्रेंस एंड लास्ट वन इज़ डिले। तो सिक्योरिटी जो सर्विसेज है, इंडियन गवर्नमेंट हर एक पर्सन को सिक्योरिटी प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं जो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन को, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में। इवन पर्सनल किसी ने सिक्योरिटी लेनी है तो बाउंसर और ब्लैक कैट की मदद से वो प्रोवाइड करेंगे। तो सिक्योरिटी पॉइंट्स में जो फर्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में बेसिकली स्टोर को गाइड किया जा रहा है कि स्टोर क्या करे। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बेसिक सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल्स कर लें अगर लैंड पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर स्टोर में है तो प्रॉपर्ली सिंपल लॉक लगा के रखें। लॉकर सिस्टम प्रॉपर्ली होना चाहिए, डोर्स प्रॉपर्ली लॉक्ड होने चाहिए। एंड सेकंड, डिटेक्ट अगर कोई पर्सन विदाउट परमिशन स्टोर में एंटर होने की कोशिश कर रहा है या कोई भी सस्पिशियस पर्सन है उसको डिटेक्ट करो कि वो स्टोर में क्या करने के लिए आ रहा है। देन इंटरफेयर करो, उसको बार बार डिस्टर्ब करो कि वो चोरी ना कर सके स्टोर में। और जितना ज़्यादा आप डिले करते जाओगे उसको उनको उतना ही चांसेस है कि वो बिना चोरी करे स्टोर से बाहर चलेगा और आपको फर्दर प्रोसीजर में एंटर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सिक्योरिटी गार्ड के फर्दर ड्यूटीज़ होती हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: रिसेप्शन ड्यूटीज़, गेट ड्यूटीज़ एंड मटेरियल हैंडलिंग ड्यूटीज़। तो सिक्योरिटी गार्ड फर्स्ट रिसेप्शन ड्यूटीज़ में सिक्योरिटी गार्ड ने क्या करना है, सिक्योरिटी गार्ड ने इंश्योर करना है कि जितने भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं रिसेप्शन एरियाज़ में प्लस स्टोर के बिगनिंग में, तो वो सारे ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रॉलीज होगी, बास्केट्स होगी, रजिस्टर्स हो गए, विजिटर रजिस्टर हो गए, ये सब अवेलेबल होने चाहिए वहाँ पर। विजिटर बुक में एंट्रीज होनी चाहिए सभी की। जो भी विजिटर एंटर हो रहा है उसको प्रॉपर्ली विजिटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करो, विजिटर रजिस्टर पे उसकी एंट्रीज करो। डॉक्यूमेंटेशन सभी कंप्लीट होने चाहिए। और अगर मेरी पॉलिसी कह रही है कि मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन कोई पिक्स नहीं क्लिक कर सकता इनसाइड, ठीक है, तो वो इनसाइड नहीं एंटर होने चाहिए। तो ये इंश्योर किसने करना है, सिक्योरिटी गार्ड ने इंश्योर करना है अंडर रिसेप्शन ड्यूटी। गेट ड्यूटीज़ में भी सेम है कि इक्विपमेंट और डॉक्यूमेंटेशन सभी अवेलेबल होने चाहिए। व्हीकल एंट्री और एग्जिट को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है कि कौन व्हीकल एंटर कर रहा है हमारी पार्किंग में, नॉन कस्टमर तो नहीं है वो। और चेक करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मटेरियल स्टोर में हैंडल हो रहे हैं वो सभी मटेरियल एज़ पर द इन्वॉइस हों। अगर 120 बॉक्सेस एंटर 120 बॉक्सेस ट्रक में आ रहे हैं तो 120 बॉक्सेस ही उतरें ट्रक से। तो ये सब कुछ इंश्योर करना है मटेरियल हैंडलिंग ड्यूटीज़ में भी उन्होंने। प्लस जो भी इंसिडेंट अगर उसे कुछ भी लग रहा है, कहीं पर भी डाउट है, तो वो किसी को भी रोक कर स्टॉप एंड सर्च कर सकता है, किसी को भी एट ए टाइम सर्च करे।
व्हीकल को अच्छे तरीके से चेक करना चाहता है तो वो चेक कर सकता है। इवन रिटर्नेबल मटेरियल के लिए भी वो सेपरेट अलग से एक रजिस्टर लगा के रखेगा जिस पर रिटर्न्स की एंट्री होगी, सो दैट हम चेक कर सकें कोई पर्सन जानबूझकर अगेन एंड अगेन रिटर्न्स करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोबाइल पेट्रोल। मोबाइल पेट्रोल बेसिकली कोरिलेटेड करता है कि वॉकिंग के थ्रू आपने पेट्रोलिंग करनी, वॉकिंग के थ्रू प्रोटेक्शन करनी है अपनी एरियाज़ की, जिस भी एरिया में आप सिक्योरिटी कर रही हो, ठीक है। इसमें क्लाइंट के साथ बेसिकली डीलिंग होती है कि कितने इंटरवल्स होंगे, कितना टाइम वेटिंग, क्योंकि पूरे शिफ्ट में अगर 12 आवर वो ड्यूटी कर रहा है तो 12 आवर कंटिन्यू वॉकिंग नहीं कर सकता, वहाँ पे रेगुलर इंटरवल भी होंगे। तो थोड़ा टाइम पाउज ले लेके कितने इंटरवल में कितने राउंड्स उसने देने हैं, ये सब इसमें शिफ्ट में डिसाइड होगा एज़ पर क्लाइंट के अकॉर्डिंग। ये मोबाइल पेट्रोल है। तो मोबाइल पेट्रोल मोबाइल वर्ड से एक सिर्फ एस्टिमेट लगा लेना कि चल फिर कर सिक्योरिटी करनी। नेक्स्ट है स्टैटिक असाइनमेंट पेट्रोल। स्टैटिक असाइनमेंट पेट्रोल में है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम पर्सन को रख लेते हैं, वो पर्सन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड ऑब्जर्व करेगा, वो अपने अंडर कुछ टीम हायर करेगा जिनको एरियाज डेजिग्नेटेड कर देगा कि वो अपने एरियाज में उन्होंने कितनी देर पेट्रोलिंग करनी है, किस किस लोकेशन पर पेट्रोलिंग करनी है, तो उसकी टीम उस अकॉर्डिंग पेट्रोलिंग करेगी। प्लस अलर्टनेस, और उसने ऑब्जर्व करना है कि उसकी टीम अच्छे तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। स्टैटिक पेट्रोलिंग से हम ये भी कह सकते हैं कि एक पर्सन एक जगह पर स्टैंड बाय करके ऑब्जर्व कर रहा है कि बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बाकी सिक्योरिटी सर्विस है, वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक कस्टमर को, हर एक एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करेगा, कोई इनएक्टिविटी में परफॉर्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में आ रहा है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम वो रूम होता है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को ऑब्जर्व करा जाता है, चेक करी जाती है सीसीटीवीज़ की, स्टोर में जितने भी कैमरास लगे हैं उसके उनकी विज़न यहाँ पर होता है, वो डीवीआर में रिकॉर्डेड कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम में एमरजेंसी कोई भी सिचुएशन हो जाए और सिक्योरिटी को कोई भी अपने टास्क प्रोवाइड करवाना है तो वो आप कंट्रोल रूम से प्रोवाइड करते हो, जितने भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो कंट्रोल रूम में रखते हो। तो सिक्योरिटी के रिलेटेड जो भी टास्क के रिलेटेड वर्किंग होती है वो सारी कंट्रोल रूम से होती है। बेसिकली सीसीटीवी के साथ कोरिलेटेड कर सकते हो कि सीसीटीवी के थ्रू पूरे शॉपिंग मॉल को, पूरे रिटेल स्टोर को आप ऑब्जर्व करोगे कंट्रोल रूम से। नाउ ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या होते हैं कंट्रोलर के। कंट्रोलिंग ने क्या करना है, कंट्रोलर ने सीसीटीवी कैमरास को सर्विलेंस करना है, कंट्रोलर ने चेक करना है कि कीज़, जितनी भी की जो भी कैरी कर रहा है स्टोर की, तो वो किस शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट में कौन कैरी कर रहा है, तो उनकी रजिस्टर पे प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, कितने बजे स्टोर क्लोज करा, कितने बजे ओपन करा, उसमें कोई डिलेनेस तो नहीं है। प्लस जो भी मैटर्स हुए हैं, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एमरजेंसी होगी, तो उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, वो भी कंट्रोलर ही रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसओपी। प्रीवियस सेशन में हमने रीड करा था स्टोर लेआउट, स्टोर डिज़ाइन वाले में कि एसओपी क्या होता है। एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं कि ओवरऑल जॉब रोल्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगी, ओवरऑल वर्क क्या होगा। आप KRA से कोरिलेटेड इससे कर सकते हो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़, कि क्या सिक्योरिटी गार्ड ने वर्क करना है, किस अकॉर्डिंग करना है, एंड प्लस उसके साथ डे टू डे एंड प्रोसेस में कौन कौन से वर्क उनके कंप्लीशन होने चाहिए। तो ये एसओपी है। असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी अवेलेबल विद इन अ कंट्रोल रूम एट द टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एसओपी हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। कोई न्यू स्टाफ आ रहा है उन्हें भी आप एसओपी प्रोवाइड करो। असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं सिक्योरिटी गार्ड की। असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन कोई 3 to 4 डेज़ के लिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिए, उन सिक्योरिटी गार्ड ने क्या फ़र्दर वर्किंग करनी है, उन सिक्योरिटी गार्ड को क्या पता होना चाहिए, उन्हें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंटरनली कौन सा पर्सन कौन सी डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहा है, ताकि कोई एमरजेंसी और इंसिडेंट के केस में उसने रिपोर्ट करना है तो किसको रिपोर्ट करना है उसे क्लियर होने चाहिए। कंपनी के सेफ्टी स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए कि कंपनी किस तरह के हाजर्स कैरी कर सकती है, कौन से नहीं कैरी करनी, और किस अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्ड करना है एक्सीडेंट और एमरजेंसी के केस में। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि डे टू डे एंड प्रोसेस में एसओपी के अलावा भी उन्हें कुछ टास्क अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो टास्क अच्छे तरीके से फुलफिल हों। और एमरजेंसी प्लान क्या होगा, अगर कोई बॉम्ब थ्रेट हो गया, फायर होगी, डिजास्टर आ गया, या इवैक्यूएशन करानी है बिल्डिंग से, तो उसके लिए क्या प्लान है, किस अकॉर्डिंग इवैक्यूएशन कराएंगे, कौन पर्सन कंट्रोल करेगा, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन सी एग्जिट डोर्स ओपन करने हैं, ठीक है, किस अकॉर्डिंग एमरजेंसी को कंट्रोल करना है, वो सभी एमरजेंसी प्लान क्लियर आउट होने चाहिए। ये नॉर्मली हम अपने रेगुलर बेसिस पर भी आप देखोगे, घर में हो गए या किसी भी रिटेल स्टोर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर एमरजेंसी प्लान उनके पहले से ही बने होते हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हो।
इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया तो उस केस में इवैक्यूएशन के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, लोकेशंस पता होनी चाहिए कि इवैक्यूएशन अगर कर रहे हो कस्टमर और एम्प्लॉयज़ को तो इवैक्यूएट करके कहाँ उन्हें लेके जाना है। एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आपकी हमेशा स्टैंड बाय पे होनी चाहिए जो एट ए टाइम रिवर्ट करना शुरू कर दे। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ की पर्सनल, जो भी पर्सनल वहाँ पे अवेलेबल थे इंसिडेंट के टाइम उनके नेम एंड एड्रेस आपके पास होने चाहिए, ताकि इन केस कल को इंक्वायरी बैठे या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो वहाँ से आप अच्छे तरीके से कर सको। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पर्सनल और सिक्योरिटी गार्ड ने इमरजेंसी पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसने मॉनिटर करना है कि अलार्म सिस्टम अच्छे तरीके से वर्किंग कर रही हो। अलार्म सिस्टम की मदद से सभी को पता चल सके कि इमरजेंसी वाली कंडीशन है, एट ए टाइम अपनी प्लेस को लेफ्ट करो तो रिस्पॉन्ड करो इमरजेंसी अलार्म को, कम्युनिकेट करो डिटेल ऑफ इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट हुआ उसको अपने सीनियर अथॉरिटी, सिक्योरिटी हेड्स, सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर इन सब से कोऑर्डिनेट करो, स्टोर मैनेजर से भी। इमरजेंसी सीन आइसोलेशन, आइसोलेट करो इमरजेंसी सीन को परफॉर्म करके प्रैक्टिस भी करो, प्लस सभी को क्लियर आउट सेफली स्टोर से सेफ एरिया में लेकर जाओ। एंड मैनेजिंग एमरजेंसी सिचुएशन बेसिकली मैनेज करते रहना चाहिए, प्रैक्टिसिंग भी करते रहना चाहिए, वेट नहीं करनी चाहिए कि जब इमरजेंसी आएगी तो ही हम उसको परफॉर्म करें। तो मैनेज करें इमरजेंसी सिचुएशन को ताकि आपके पास पहले से ही आपके इमरजेंसी प्लान्स रेडी हों जिस पर आप वर्किंग कर सकें। सेकंड जो सेशन आ रहा है हमारा वो है रोल एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड क्या है? सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली हम किसे कहते हैं? एनी पर्सन प्रोवाइडिंग प्राइवेट सिक्योरिटी विद और विदाउट आर्म्स टू अनदर पर्सन। किसी भी पर्सन को कोई भी प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो लाइसेंस गन्स हैं उसके पास चाहे नहीं है, ठीक है, किसी भी पर्सन को, प्रॉपर्टी को, और बोथ आर इंक्लूडेड एज सुपरवाइजर, ठीक है, उन्हें सुपरवाइजर की ज़रूरत होती है, सुपरवाइज कर रहा है उन सभी को, सुपरवाइज करके ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जितने भी विजिटर उनसे मिल रहे हैं, अगर किसी पर्सन को, सेलिब्रिटी को या पॉलिटिशियन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बाउंसर्स, तो उन्हें सुपरवाइज करना है कौन उनसे मिल रहा है। कोई सस्पिशियस पर्सन को डिटेक्ट करना है, देन उसे उन पर प्रॉपर एक्शन लेना है। अगर कोई भी सस्पिशियस पर्सन है तो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है जनरल रोल एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड के कौन कौन से रोल्स एंड फंक्शन होते हैं। फर्स्ट जो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ही फर्स्ट पर्सन है जिससे कोई भी कस्टमर स्टोर पर आ रहा है तो मीट कर रहा है, तो उसकी जो अपीयरेंस होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। प्रॉपर हाइजीन फॉलो करिए उसने, डस्टी क्लॉथ नहीं वियर करने चाहिए, प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए उसकी। और इवन जो भी सिक्योरिटी अगर सुपरवाइज़र उनका उन्हें कोई टास्क प्रोवाइड कर रहा है तो वो टास्क वो खुद भी फॉलो करे, प्लस अपने जो भी उसके कोलीग हैं सिक्योरिटी गार्ड फर्दर किसी और स्टोर में भी हैं तो उन्हें भी वो कन्वे करे वो इन्फॉर्मेशन, ताकि वो अच्छे तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। कोई भी स्टूडेंट, स्टाफ या विजिटर, कस्टमर, कोई भी अनदर पर्सन स्टोर में विजिट कर रहा है तो हर के साथ पोलाइटली टॉक करे। इधर उसकी उनके साथ स्पीशियस पर्सन भी है, उनकी चेकिंग भी करनी है तो अच्छे तरीके से पोलाइटली टॉक कर कर ही उनकी चेकिंग करे। ये ना हो कि रूडली उनसे टॉक कर रहा है और बाद में पता लगे कि वो सस्पिशियस पर्सन ही है, वो रेगुलर कस्टमर था, तो वो रेगुलर कस्टमर लॉस करने वाले चांसेस वहाँ पर अकर हो जाएंगे। नाउ नाइट पेट्रोलिंग जब भी वो कर रहे हैं तो हमेशा उसे एक्टिव होना चाहिए और वो सस्पिशियस पर्सन को हमेशा प्रॉपरली सस्पेक्ट करेगी और उन पर एक्शंस टेक ओवर करे एट अ टाइम। एंड प्रॉपर एंट्री रजिस्टर्स उनके मन होने चाहिए, कोई भी विजिटर विदाउट विजिटर आईडी कार्ड के किसी को भी एंट्री स्टोर में ना होने दे। अगर कोई सीनियर पर्सन भी एंटर हो रहा है तो उसके आईडी कार्ड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो तो ही एंटर होने की कोशिश करे, और जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं उन सभी को आगे प्रोसीड करें। नाउ एलिजिबिलिटी क्या होगी सिक्योरिटी गार्ड की? अगर हाइट की बात करें तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर एंड फॉर फीमेल 150 सेंटीमीटर। ये जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं ये PSARA एक्ट 2005 के अंडर लिखे हुए हैं इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही सिक्योरिटी गार्ड को हायर करा जाता है। उसका जो वेट होगा वो अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट टेबल के स्टैंडर्ड टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेल्स की चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। फीमेल्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और आई साइट की बात करें तो फार विजन, दूर की आई साइट 6/6 होनी चाहिए एंड नियर विजन 0.6/0.6 होनी चाहिए एंड कलर ब्लाइंडनेस उसे नहीं होना चाहिए। और वो सिक्योरिटी गार्ड इजीली इंग्लिश और न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट को रीड कर सके। फ्री फ्रॉम नॉकनीज होनी चाहिए। हियरिंग अच्छे तरीके से उसे सुनना होना चाहिए, ताकि वो जब भी इस इमरजेंसी वाली कंडीशन हो रही है, अलार्म रन कर रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड कर सके।
प्लस उसे कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ या कॉन्टेगियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी डिजीज़ वन पर्सन टू अनदर पर्सन को स्प्रेड हो रही है, ऐसी डिजीज़ सिक्योरिटी गार्ड को नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई उसे प्रॉब्लम है तो उसे हायर मत कीजिए। और इवन उसके पास स्किल होनी चाहिए ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन आ रही है तो वो उसे सॉल्व कर सके इजीली। कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड में फर्स्ट टाइप आता है पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। कोई भी सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन अपने लिए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हायर कर रहे हैं, जिसे हम अक्सर बाउंसर्स या ब्लैक कैट के नाम से सुनते हैं। वो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, किसी भी इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी जहाँ पर हमारे घर हैं, ठीक है, या कॉलोनीज कोई बनी हुई है, कॉलोनी में कोई एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करा हुआ है, वो रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड से कोरिलेटेड करता है। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी गार्ड, बैंक्स, शॉपिंग मॉल्स, रिटेल स्टोर, इनमें जो सिक्योरिटी गार्ड हायर कर रहे हैं उन्हें कॉर्पोरेट सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं हम। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर ने अपने खुद के लिए पर्सनल अपने लिए ही सिक्योरिटी गार्ड हायर करा हुआ है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। मोबाइल एंड स्टैटिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मोबाइल जो पेट्रोलिंग कर कर मूवमेंट के साथ अपने परमिसेस को की सिक्योरिटी कर रहा है, वो मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड है। बेस्ट एग्जांपल है इसकी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी एलओसी की सिक्योरिटी करती हैं। एंड स्टैटिक सिक्योरिटी गार्ड, जो एक जगह पर स्टे होकर ऑब्जर्व कर रहा है सराउंडिंग ऑफ देयर कस्टमर्स एंड विजिटर्स, ताकि कोई सस्पिशियस पर्सन अगर किसी पर भी डाउट है तो इमीडिएट बेसिस पे वो उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी सिक्योरिटी सुपरवाइजर हेड कैशियर की? बस फर्स्ट है सुपरवाइज द सिक्योरिटी स्टाफ एज पर कंपनी पॉलिसी एंड रूल्स। सिक्योरिटी स्टाफ को सुपरवाइज करो, कंपनी के जो भी पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन बनी है उसके अकॉर्डिंग। सिक्योरिटी स्टाफ को एजुकेट करो, अगर कुछ भी अपडेशन हो रही है सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते रहो टाइम टू टाइम। सिक्योरिटी को कोई भी एमरजेंसीज के रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं या कोई न्यू सिक्योरिटी गार्ड हायर करें हैं तो उन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो। एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड गैजेट्स मेंटेन करके रखो, चाहे वो आर्म्स हैं, चाहे वो स्टिक्स हैं, चाहे वो मेटल डिटेक्टर हैं, तो वो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए आपके पास। सिक्योरिटी पर्सनल को हमेशा डिप्लॉय सिक्योरिटी पर्सनल फॉर ऑप्टिमम यूज सो हैज़ टू इंश्योर टोटल सिक्योरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करते रहो, मूव करते रहो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ताकि उसे आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सको उसके वर्किंग को। एंड एंट्री एंड एग्जिट लॉग हमेशा बना के रखने हैं। कई बार क्या होता है इंसिडेंट हैपन हो जाता है बट हमें काफ़ी टाइम के बाद पता लगता है कि उस दिन ये इंसिडेंट हैपन हुआ था, तो एंट्री एंड एग्जिट लॉग हमारे कंप्लीट होंगे, एंट्री एंड एग्जिट रजिस्टर फिल्ड होंगे, तो हम उससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एंड डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट आपने अपडेट करनी है और उसे साइन करना है, प्रॉपरली मॉनिटर करना है जो भी गुड्स स्टोर में आ रहे हैं और स्टोर से आउटसाइड जा रहे हैं विद और विदाउट परमिशन। नाउ इसमें फर्दर पर्टिकुलर्स और रोल्स होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के, जिसमें फर्स्ट है फील्ड ऑफिसर और इंस्पेक्टर। फील्ड का मतलब होता है जो पर्सन मार्केटिंग बेसिकली आउटसाइड वर्क कर रहे हैं, स्टोर टू स्टोर मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में सिक्योरिटी नहीं कर रहे। इनके अंडर मल्टीपल सिक्योरिटी गार्ड्स वर्किंग करते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को कि सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो शिफ्ट पर टाइम पर पहुँच रहे हैं। ये तो नहीं है कि वो एंट्री अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बट वो 1-2 घंटा शिफ्ट पर लेट पहुंच रहे हैं, और वही 1-2 घंटा स्टोर पे सबसे ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो इस तरह के कोई इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। असाइनमेंट ऑफिसर कौन होते हैं? असाइनमेंट ऑफिसर वो होते हैं जिनको पर्टिकुलर टास्क के लिए हायर करा जाता है। वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीशन होने के बाद उनकी ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और उनका मेन वर्क भी उस डेलीगेटेड टास्क और जो भी असाइंड वर्क उन्हें दिया गया है उनको फुलफ़िल कराना ही असाइनमेंट ऑफिसर का टास्क है। इधर वो अपनी टीम से फुलफ़िल करे, इधर वो खुद फुलफ़िल करे, और उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो भी असाइनमेंट ऑफिसर ने ही करनी है। तो असाइनमेंट का मतलब यही है कि 3 to 4 या 1 मंथ या जितना भी सिनेरियो है, बहुत स्मॉल पीरियड के लिए होते हैं असाइनमेंट्स कंडक्ट। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करा हुआ है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के क्या रोल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर कंपनी के सिक्योरिटी कंपनी के पेरोल पे वर्क करता है, जो मॉनिटर और रेगुलेट करता है एम्प्लॉयज़ को, उसकी परफॉर्मेंस को और उनके टास्क को कि वो अच्छे तरीके से कर रहा है। बेसिकली एएसओ को वहाँ अपॉइंट करा जाता है जहाँ पर 15 या 15 से ज़्यादा पर सिक्योरिटी गार्ड्स एक शिफ्ट पर वर्क कर रहे हैं, और वो कोऑर्डिनेट करता है एम्प्लॉयर और सिक्योरिटी कंपनीज़ के, ताकि दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो हैं कंपनीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और उनके वर्क पर भी कोई अफेक्ट इसका ना पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को? बेसिक इन्वॉल्वमेंट्स एंड बेनिफिट, जिसमें फर्स्ट एंड पे एंड अलाउंस, कि उसको बेसिक पे जितनी भी सीटीसी और इन एंड होगी वो उसको मिल रही है, प्लस अलाउंस कोई भी इंसेंटिव्स हो गया, बोनस हो गए, ये सब कुछ एज़ पर द मिनिमम वेज एक्ट जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसे
मिले। सेकंड है प्रोविडेंट फंड, जिसको हम पीएफ ही कह देते हैं। पीएफ बेसिकली 24% डिडक्ट होता है हमारी सैलरी से, जिसमें से 12% एम्प्लॉई अपनी सैलरी में से डिडक्ट कराता है और 12% कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% में से 8.33% पेंशन फंड में जाता है और 3.67% कम प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट होगा। प्रोविडेंट फंड हमेशा कोई भी पर्सन जब भी वो 58 ईयर से ऊपर है तो वो पेंशन उसे इसके बेस पे लग जाती है। पीएफ के क्या बेनिफिट होते हैं? लंप सम छोटी छोटी अमाउंट डिडक्ट होकर आपकी रिटायरमेंट में आपको काफ़ी बिग अमाउंट मिल जाती है, जिसके आप उस टाइम सर्वाइव कर सको। अगर आपके पहले घर में कोई मैरिज है या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उस टाइम पे आप पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हो, आप जल्दी पेंशन ले सकते हो। बट 50 ईयर आपकी एज होनी चाहिए कम से कम। इवन इसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऐड ऑन होती है। इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है आपके साथ आपकी कंपनी में, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस का क्लेम भी आप टेक ओवर कर सकते हो, आपकी फैमिली टेक ओवर कर सकती है। ठीक है, अगर पर्सन को कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसकी फैमिली को भी पेंशन लग जाती है पीएफ के थ्रू। नेक्स्ट क्या बेनिफिट है? नेक्स्ट है ईएसआई बेनिफिट। ईएसआई आपने सुना ही होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ईएसआई बेसिकली मेडिकल से कोरिलेटेड करती है। बहुत नॉमिनल सी डिडक्शन होती है आपकी सैलरी से, जो कि 1.75% है बेसिक वेज का। वो 1.75% अप्रॉक्स 300 to 400 रुपीज़ बनते हैं। और उसके एवज में आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही है या मेडिकल आपने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो मेडिकल बेनिफिट ले सकते हो। उसका आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। मेडिकल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ईएसआई तो हो ही गया, इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट है। सिकनेस लीव आ जाती है, जिसमें एक्सटेंड मैटर्निटी लीव आ जाएगी, इनहैंस सिकनेस बेनिफिट आ जाएगा, डिसेबलमेंट बेनिफिट आ जाएंगे। तो काफ़ी तरह के आपको बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। इवन कोई पर्सन अगर उसकी जॉब लेफ्ट हो चुकी है तो वो 120 रुपीज़ रिटायरमेंट के बाद पे कर कर भी ये बेनिफिट ले सकते हैं, मेडिकल बेनिफिट कंपनी से। नेक्स्ट है सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट में क्या है बेसिकली, अगर कोई पर्सन लीव ले रहा है, बीमार हो गया, वो लीव ले रहा है, तो उस केस में भी कंपनी उन्हें पे करती है। तो वो कितने किस अकॉर्डिंग पे करेगी? फर्स्ट है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। इसमें अगर गवर्नमेंट ने 34 लॉन्ग टर्म डिजीज़ के नेम मेंशन करे हुए हैं, वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ में कोई भी डिजीज़ आपको हो रही है तो जो भी गार्ड है वो 2 ईयर तक लीव ले सकता है और उसे कंपनी 80% वेज प्रोवाइड करेगी। बट वो डिजीज़ जो है उसे स्टो इन बिटवीन द परमिसेस में ही होनी चाहिए। इन एंड सिकनेस बेनिफिट में बेसिकली 7 days to 14 days तक मेल और फीमेल सिकनेस बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें उनको फुल वेज प्रोवाइड करी जाती है। मैटर्निटी लीव फीमेल्स के लिए होती है मैटर्निटी बेनिफिट, जिसमें प्रेगनेंसी के केस में उन्हें फुल वेज के अकॉर्डिंग फुल वेज प्रोवाइड करी जाती है और उन्हें लीव दी जाती है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट आ जाएगा डिसेबलमेंट बेनिफिट। अगर किसी ने अपना हैंड या लेग लॉस कर दिया है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए इंडस्ट्री में वर्क कर रहा था, मशीनरी के थ्रू डिसेबलमेंट होगी उसे, आईसाइट उसकी बिल्कुल चलेगी, तो उस केस में भी कंपनी टेम्पररी डिसेबलमेंट अगर हो रही है तो उस केस में कंपनी लाइबल है कि उसे 90% आपको पे करना पड़ेगा। और अगर परमानेंट डिसेबलमेंट होगी तो मेडिकल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको 90% पे कंपनी उस केस में भी करेगी। डिपेंडेंट बेनिफिट, इन केस पर्सन को कुछ हो जाता है, पर्सन की डेथ होगी वर्किंग करते हुए, तो उस केस में जो भी डिपेंडेंट है पर्सन का, कंपनी को उसको 90% ऑफ वेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदर बेनिफिट में फ्यूनरल एक्सपेंसेस होते हैं, पर्सन की डेथ के बाद जो भी प्रोसेस होते हैं उस पर 10,000 कंपनी उन्हें पे करती है उनकी फैमिली को वो प्रोसीड करने के लिए। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस में बेसिकली मेडिकल बोनस से कोरिलेटेड करता है। जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उनके डिपेंडेंट है उन्हें 1,000 पर केस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा जाता है। और कुछ इसके अंडर कुछ स्कीम्स आती हैं, जैसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005 में इंट्रोड्यूस करी थी गवर्नमेंट ने। इसमें अगर कोई पर्सन की फैक्ट्री बंद की जिसमें वो वर्क कर रहा था वो फैक्ट्री बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनसे मिलेगा, जिसमें 50% उसका वेज रेट मिलेगा जो भी वो अर्न कर रहा था अपनी वर्किंग के टाइम। और उसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे वो अपने स्किल डेवलप करके कहीं और जॉब सर्च कर सके। वर्कमैन कंपनजेशन 30 डेज़ के अंडर कंपनीज़ को प्रोवाइड करना होता है। अगर कोई सी पर्सन को वर्किंग करते हुए कोई चोट आ गई या कोई इंजरी होगी तो 30 डेज़ के अंडर कंपनी को उसे उसकी ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा पे करना पड़ता है। बोनस पेमेंट का अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उस केस में बोनस भी कंपनी को प्रोवाइड करती है, तो वो भी कंपनी को वर्कर सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रोवाइड करना पड़ता है अप्रिशिएट करने के लिए। लीव एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग लीव्स
भी अलाउ होती हैं कि एनुअली 30 या 40 लीव्स जितनी भी हैं कंपनीज़ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अप्रूव करा हुआ है एज पर द वेज एक्ट के अकॉर्डिंग वो सिक्योरिटी गार्ड ले सकता है। सेकेंड लास्ट सेशन है मटेरियल हैंडलिंग इन हाउस कीपिंग। नाउ सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे सेशन ओवर हैं। हाउस कीपिंग के बारे में हम थोड़ा रीड करेंगे। हाउस कीपिंग क्या होती है? हाउस कीपिंग वर्ड से मतलब है हाउस को कीप करना, जो हमारी मदर्स या हमारे फैमिलीज़ में रेगुलर बेसिस पे टास्क होते हैं, चाहे वो मॉपिंग हो गया, ब्रूमिंग हो गया, डस्टिंग हो गई, ये टास्क हमारे जो घर में परफॉर्म हो रहे हैं यही हाउस कीपिंग से कोरिलेटेड करते हैं। हाउस कीपिंग जो वर्ड है वो डिटेलिंग में इंडिकेट करता है फ्लोर्स हैव बीन इंडीड बीन पॉलिश्ड, फ्लोर को पॉलिश करना, कारपेट को स्वेप्ट करना, एंड द डिस्प्ले आर कैप लुकिंग शिप शेप, ठीक है। और डिस्प्ले जो है वो अच्छे तरीके से लगे। जितनी ज़्यादा क्लीनिनेस हाइजीनेस फॉलो होगी रिटेल स्टोर में उतनी चांसेस हैं कि स्टोर अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर स्टोर में विजिट करेंगे। विंडोज़ को वॉश करना, डोर मैट को स्वीप करना रेगुलर बेसिस पे, ये सारे हाउसकीपिंग के टास्क हैं। इफ़ेक्टिव हाउसकीपिंग के क्या इंपॉर्टेंस होती हैं? इफ़ेक्टिव हाउसकीपिंग के इंपॉर्टेंस में फर्स्ट है रिड्यूस हैंडलिंग टू ईज़ द फ्लो ऑफ मटेरियल। हैंडलिंग को रिड्यूस करना, मटेरियल कोई भी इन बिटवीन द आयल नहीं पड़े होने चाहिए, उन्हें साइड पर रखना, ठीक है। कोई खाली बॉक्स पड़ा है, कार्टन्स पड़ा है, उन्हें फोल्ड करके साइड पर रख देना, ये भी सिक्योरिटी गार्ड के वर्क्स हैं। स्लिपरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए ताकि स्लिपरी एक्सीडेंट ना हो। स्टोर में क्लटर फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। गारबेज अलग अलग जगह पे थ्रो नहीं होनी चाहिए, उन्हें साइड में रखो। फायर हाजर्ड्स को डिक्रीज़ करो। फायर कहाँ पर होगी? जहाँ पर सूखा कचरा ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेटर कंट्रोल ऑफ टूल्स, जो भी आपके टूल्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से कंट्रोल करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में आप वर्किंग कर सको। हाजरस केमिकल को अलग रखो। मोर इफेक्टिव यूज़ ऑफ स्पेस, स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ करो। इवन मोरल को हमेशा बिल्डअप करके रखो। मोटिवेट रहो ताकि आप अच्छे तरीके से वर्किंग कर सको। हाउसकीपिंग अच्छे तरीके से वर्क करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कस्टमर और एम्प्लॉय भी अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। हर कोई चाहता है कि मैं हाइजीन प्लेस पर वर्क करूँ, और हाइजीनीनेस हेल्प करती है हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए। हाइजीनेस होगी तो मैं बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियां नहीं होंगी तो एम्प्लॉयज़ लीव नहीं लेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो कस्ट एम्प्लॉयर का बेनिफिट ही होगा। एफिशिएंट इक्विपमेंट क्लीनअप एंड मेंटेनेंस, इक्विपमेंट को क्लीन करना ताकि इक्विपमेंट इफेक्टिवली वर्क कर सकें। कोई भी इक्विपमेंट है, चाहे वो पोज मशीन है, चाहे वो फैंस हैं, ट्यूबलाइट है, उन्हें रेगुलर बेसिस पे क्लीनअप करो ताकि उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो और वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर में रह सकें। नेम फ्यू एरियाज टू कंसीडर व्हेन अप्लाइंग हाउसकीपिंग प्रोसीजर, हाउसकीपिंग में प्रोसीजर करते करते समय फर्स्ट डैमेज को अवॉइड करो। ये नहीं है कि आप सफाई कर रहे हो, इनकेस आप प्रोडक्ट देख ही नहीं रहे हो कौन से प्रोडक्ट पड़े हैं और वो प्रोडक्ट टूटने शुरू हो गए या वो डैमेज हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, फायर को प्रिवेंट करना, ठीक है। स्लिप हाजरस केमिकल को इन बिटवीन द आयल या ऐसे एरिया में नहीं रखना जहाँ कस्टमर इजीली पहुँच सके। हेल्थ एंड सिक्योरिटी को प्रॉपरली फुलफिल करना, एंड सेफ्टी क्लीनिनेस कंट्रोल को फॉलो करना। स्टोरेज सिस्टम को हमेशा सिक्योर करना कि जहाँ पर आप स्टोर कर रहे हो, कोई भी गुड स्टोर हो रहे हैं, वो अच्छे तरीके से स्टोर हो। क्लटर क्लटर फ्री लोग क्लटर ना हो, वो एरिया क्लटर फ्री एरिया होना चाहिए। रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहो कि अच्छे तरीके से वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। पर्सनल खुद की भी हाइजीन होनी चाहिए, खुद का अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, तभी स्टोर को क्लीन कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ हाउसकीपिंग इक्विपमेंट, हाउसकीपिंग है जो भी इक्विपमेंट है, ज़्यादातर नुकसान हाजरस इक्विपमेंट केमिकल्स ही होता है, तो उनको अच्छे तरीके से स्टोर करके रखो। और डस्टर मॉप जो भी हैं उनको सेपरेटली अलग जगह पर स्टोर करके रखो, फार अवे फ्रॉम कस्टमर रीच। नेम कॉमन हाउसकीपिंग टास्क कौन से होते हैं? इसमें वैक्यूम क्लीनिंग आ गई, वेस्ट रिमूवर हो गया, पेंटिंग हो गई, कहीं से पेंट वगैरह जंग लग रही है किसी फिक्सचर में तो उसको सही करो प्रॉपर वे में ताकि वो और ज़्यादा बढ़कर ख़राब ना हो जाए। मेंटेनेंस, कोई चीज़ ख़राब हो गई है उसे मेंटेन करो। ये सब कुछ भी हाउसकीपिंग नहीं देखने हैं, हाउसकीपिंग कैरी फॉरवर्ड करेगा ये इन्फॉर्मेशन स्टोर मैनेजर को ताकि वो एक्शन ले सके। डस्टिंग करनी, मॉपिंग करनी, ये सभी हाउसकीपिंग के टास्क हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द पोटेंशियल हाजर्ड फॉर वर्कर इन रिटेल, रिटेल में वर्कर के कौन कौन से पोटेंशियल हाजर्ड्स हैं और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाजरा मटेरियल यूज़ होते हैं। बेसिकली क्लीनिंग केमिकल्स जो वो यूज़ कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं, हाजरस हैं, एंड कैन बी आइडेंटिफाइंग एज सच फ्रॉम द लेबल, और उस पर लेबल हमेशा लगा के रखना है ताकि कोई अननोन पर्सन उसे आके टच ना कर सके। कई बार चिल्ड्रंस स्टोर में फ्रीली घूम रहे होते हैं, वो वही उठा लेते हैं वो, तो उस केस में काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए।
मैनी टूल्स और आइटम ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायरिंग क्लीनिंग एंड इक्विपमेंट विद गार्ड्स एंड प्रोटेक्ट द ऑपरेटर। और कुछ टूल्स और कुछ आइटम इस तरह की होती है जिनमें आपको पीपी किट वगैरह वियर करनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, रेगुलरली सैनिटाइजिंग करना चाहिए। तो वो चीज़ें आपने यूज़ करनी है ताकि आप अपनी भी सेफ्टी रख सको। मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है? मटेरियल बेसिकली मटेरियल को लिफ्ट करना, उठाना, रखना, उसे पुश करना, पुलिंग करना, कैरिंग करना, मूव मटेरियल को, जो भी गुड्स हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करके लेना। हैवी हैवी गुड्स हैं, ठीक है, या स्मॉल गुड्स हैं, उन्हें अच्छे तरीके से मूव करो। उन्हें उनकी मूवमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि वो आपको कोई नुकसान ना हो, ना ही वो कस्टमर को नुकसान हो। ऊपर रख रहे हो तो लैडर का प्रॉपरली यूज़ करो। फिक्सर के ऊपर कोई भी मटेरियल रख रहे हो विदाउट लैडर के, उसे ना रखो। कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करता है हाउसकीपिंग? हाउसकीपिंग मॉप्स यूज़ करते हैं, बकेट्स यूज़ करते हैं, विंडो क्लीनर्स हो गए, ब्रूम्स, क्लॉथ, डस्टर, बिन, लैडर्स, ब्लेड, स्प्रे। बेसिकली ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे वो फ्रंट विंडोज़ होगी उनको क्लीन करने के लिए, चाहे वो आयल पर कई बार क्या होता है कोई स्पेशल ऑफर का कोई चार्ट आ गया, उसे हम स्टोर में लगा देते हैं, ठीक है, फिक्सर पे लगा दिया, वो बाद में टेप के निशान रहते हैं, तो उन्हें ब्लेड से, स्प्रे से आप अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर भी डस्टिंग है, उसे प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। और लास्ट सेशन इसमें आता है प्रोसीजर इन हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग के कौन कौन से प्रोसीजर हैं? गुड हाउसकीपिंग क्या होती है? गुड हाउसकीपिंग एक स्टोर का मेन इंपॉर्टेंट टास्क है जिसे स्टोर ने फुलफिल करना ही करना है, ताकि जो वर्क प्लेस है वो सेफ़ हो, कस्टमर भी सेफ़ फील करे, एम्प्लॉय भी वहाँ पर वर्किंग फील करे। आज की डेट में हर एम्प्लॉय, हर कस्टमर एजुकेटेड है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं जहाँ पर वर्किंग हूँ वो परमिसेस, वो एरिया नीट एंड क्लीन हो। वो गुड हाउसकीपिंग से ही फुलफ़िल हो सकता है। विदाउट गुड हाउसकीपिंग उसे फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छी हाउसकीपिंग क्या प्रोटेक्ट करती है? अच्छी हाउसकीपिंग से स्लिपरी कंडीशन नहीं होगी, ट्रिपिंग नहीं होगी, ना ही कोई हार्जस, ना ही कोई डेंजरस कंडीशंस हैपन हो सकती है अगर अच्छे तरीके से हाउसकीपिंग कर रहे हैं। प्लस अगर मैं हाउसकीपिंग अच्छे तरीके से नहीं करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं प्रॉब्लम्स को भी स्टोर में इनवाइट कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आती जाएंगी जिसका डिवर्स अफेक्ट पड़ता है स्टोर में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा वो है नेम 5 की पॉइंट टू कंसीडर व्हेन अप्लाइंग हाउसकीपिंग प्रोसीजर इन योर काउंटर एरिया। काउंटर एरिया में हाउसकीपिंग प्रोसीजर को जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो कौन कौन से की पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं? फर्स्ट है क्लीन, कि आपका जो काउंटर एरिया वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। काउंटर एरिया वो है जहाँ पर कस्टमर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो कस्टमर जहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखो। हमेशा शाइनिंग मोड पर होना चाहिए, वो सेफ़ होना चाहिए। एक्स्ट्रा वायर्स वगैरह, पोज मशीन है, पोज मशीन के रिलेटेड वायर्स वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। अपर में ही अनक्लटर्ड होना चाहिए, क्लटर लुक नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर एक्स्ट्रा सामान ना पड़ा हो। उनको सेक्शंस में रखो, वेल ऑर्गेनाइज, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखो, एंड इवन कस्टमर फ्रेंडली हो ताकि कस्टमर को वहाँ पर रुकने में भी ज़्यादा वरी ना हो। प्रोसीजर कौन सी होती हैं हाउसकीपिंग में? फर्स्ट है इमीजिएटली क्लीन अ पॉइंट, इमीजिएटली क्लीन करो। कहीं पर भी ग्रीस, ऑयल या वाटर है तो उसको इमीजिएटली क्लीन करो ताकि कोई भी स्लिप ना हो सके, वहाँ पर स्लिपरी कंडीशन ना बन सके। स्लिपरी कंडीशन होगी तो इंजरी होगी होगी किसी को, तो वैसे केस हमने हैपन ही नहीं होने देना स्टोर में। पिकअप एनी बोर्डिंग स्क्रैप मटेरियल, कोई भी स्क्रैप मटेरियल है, गार्बेज है, ठीक है, उसको पिकअप करो और डस्टबिन में थ्रो करो या मेटल बिन में थ्रो करो। पिकअप स्क्रैप लंबर, सॉडिस्ट, स्क्रैप लंबर बिन्स को आप साइड में लगा के रखो। कोई भी स्क्रैप है उनको कोई एसोसिएट अगर देख रहा है, जरूरी नहीं हाउसकीपिंग स्टाफ ही करेगा, तो एसोसिएट भी उसे उठाकर बिन्स में थ्रो कर दे। कैंस, किसने कोक की बोतल थी उठा ली, पी ली, कोक की बोतल ही सेंटर में रख दी, तो उनको उठाकर साइड में रखो। मशीनरी को और उसके जो भी सराउंडिंग एरिया है उसको क्लीन अप करो यूज़ करने के बाद। रिटर्न ऑल हैंड टूल एट द प्ले प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़ और एंड ऑफ द शिफ्ट। शिफ्ट के एंड पर जितने भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो उसे अपनी 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 जगह पर वापस रखो बिफोर एंड शिफ्ट। एम्प्टी गार्बेज कैंस इनटू द गार्बेज बिन एंड हॉल द बिन आउटसाइड और डंप इनटू द लारास बिन। तो डंप करना है जितना भी गार्बेज है उसको स्टोर में नहीं रखना आपने, इन बिटवीन द सेक्शन तो कभी भी नहीं रखना। बॉक्सेस, बास्केट, इन सभी को साइड पर स्टोर करके रखना है। हैवी बास्केट है उनको फिक्सर के ऊपर ना रखो ताकि वो वहाँ से गिर के किसी कस्टमर को, किसी एम्प्लॉय को इंजरी ना पहुँचा सके। ऑफिस और सराउंडिंग को क्लीन एंड क्लियर रखो।
रेस्ट रूम, लॉन्च रूम, चेंजिंग रूम है, जो ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पर कोई गार्बेज नहीं पड़ा होना चाहिए, ना ही गार्बेज बिन्स होने चाहिए। पेपर टावल को प्रॉपर वॉशरूम्स में रखो, फॉकलिफ्ट्स को, कैब एरिया को साइड में रखो, कस्टमर की रीच से दूर रखो। वर्क स्टेशन को नीटली ऑर्गेनाइज करो, और ताकि वो इफ़िशियंटली आप उससे वर्किंग कर सको। और क्लटर को तो बिल्कुल ही आपने अवॉइड करना है, क्लटर की कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होनी चाहिए रिटेल स्टोर में। स्टेयरवेज एंड प्लेटफॉर्म्स क्लियर फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस, जहाँ से कस्टमर एंटर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ वो वाला एरिया क्लियर होना चाहिए, वहाँ पर एक्स्ट्रा लगेज नहीं कैरी करना है। स्टोरेज एरिया को ऑर्गेनाइज वे में असाइन करो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए वो। एयरलाइंस एक्सटेंशन कॉर्ड्स को क्लीन अप करो आफ्टर यूज़ करने के बाद। लॉकर और चेंजिंग रूम, चेंजिंग एरिया भी नीट एंड क्लीन रखो। डोर्स के थ्रू जब आप वॉक कर रहे हो तो वहाँ पर भी देखो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना पड़े हों। कंप्यूटर, प्रिंटर्स, पोज मशीन के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है वो जो भी यूज़ कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करो। ये नहीं है यूज़ कर रहे हो, आपकी शिफ्ट ख़त्म होगी, एज इट इज़ ही आपको उठ के जा रहे हो, तो वैसे ही अपना प्रोसेस नहीं करना। कौन कौन से जनरल वेस्ट होते हैं रिटेल इन्वायरमेंट में, रिटेल परमिसेस के अंडर? बेसिकली पेपर्स हो गए, ग्लास हो गए, प्लास्टिक, रबिश, डैमेज मर्चेंडाइज होगी, डंप में थ्रो करने वाला मटेरियल है वो आपने स्टोर में रखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें ना रखो। यही वेस्ट मटेरियल है जिन पर हाउसकीपिंग ने अच्छे तरीके से वर्किंग करनी है। फूड मटेरियल भी होते हैं, नॉन फूड मटेरियल भी होते हैं, दोनों तरह के मटेरियल होंगे वेस्ट मटेरियल, जिनको प्रॉपर्ली चेक करना है। फूड मटेरियल और लिक्विड वेस्ट मटेरियल में ऑयल्स हो गए, फूड सब्सटेंस हो गए, फैट्स हो गए, तो इन सभी को, इनसे लीकेज होनी शुरू हो जाएगी, उससे स्लिपरी कंडीशन सेम बनेगी, तो इन चीज़ों को पहले ही साइड रख दो। वर्कलोड भी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। वेस्ट डिस्पोजल स्ट्रेटजी क्या होती हैं? यूज़ करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक अच्छे तरीके से कलेक्ट करो। प्रॉपर लैडर यूज़ करो जब भी आप गुड्स को अपर फिक्सर के अबव रख रही हो। ग्लव्स वियर करो और पर्सनल प्रोटेक्टिव वियर करो जब भी आप कोई भी हाजडस केमिकल या इनके रिलेटेड वर्क कर रहे हो। रश जल्दी मत करो, डोंट रश, कभी भी जल्दी नहीं करनी इसमें आपने। रिमूव वेस्ट फ्रॉम कस्टमर साइट, कस्टमर की साइट से वेस्ट को रिमूव करो, ठीक है। बिन एक स्टोर में भी रख लो, कोई कस्टमर है, ठीक है, कोई रैपर है उसके पास या कुछ भी है, उनको उसमें थ्रो कर सके वो भी। जो भी वेस्ट को आप सेपरेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो, उसको स्टोर के पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही करो। इंश्योर इफेक्टिव रिसाइकलिंग, और जिसको आप रिसाइकल कर सको उनको अच्छे तरीके से रिसाइकल भी आपने करना है, ठीक है। ये कुछ था बेसिक आपका जो लास्ट सेशन है सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग के बारे में। कोरिलेटेड करता है आपके सराउंडिंग से ही, अगर आप अपने सराउंडिंग में ही देखकर आंसर्स लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।